Hello everyone, welcome back to Devradi Pathshala. So guys, today topic of discussion is detailed explanation of GATE Excel Zoology 2022 क्वेश्चन. ठीक है, ये CSIR नेट एंड गेट एक्सेल की रिवीजन सीरीज़ है और यहाँ पे मैं आपको डिटेल में बताऊँगी 2022 यानी जो रीसेंट एग्ज़ाम हुआ था गेट का उसके क्वेश्चंस, वो भी डिटेल में. ठीक है, ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट होगा जो स्टूडेंट प्रिपेयर कर रहे हैं CSIR नेट, गेट, ICMR, DBT JRF के लिए, साथ ही साथ MSc और BSc स्टूडेंट्स के लिए भी ये इम्पॉर्टेंट होगा. सो लेट्स प्रोसीड. गेट एक्सेल 2022 में जो जूलॉजी सेक्शन पूछा गया था वो काफ़ी इजी पूछा गया था. मुझे बहुत ही इजी क्वेश्चन पेपर लगा था जूलॉजी का. ठीक है, आप लोगों को भी लगेगा. सबसे पहला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन इन्होंने बेसिक बायोकेमिस्ट्री से पूछा गया था. और जैसे जूलॉजी सेक्शन है ना, तो जूलॉजी में भी डिफरेंट सेक्शन से क्वेश्चंस आते हैं. जैसे बायोकेमिस्ट्री हो गया, बेसिक बायोकेमिस्ट्री पूछ ली, बेसिक इम्यूनोलॉजी पूछ लिया, इकोलॉजी, इवोल्यूशन, ये सब जूलॉजी में पूछा जाता है, और डेवलपमेंट बायोलॉजी. ठीक है, तो ये सब भी आपको छोटे छोटे पोर्शन मिलेंगे जूलॉजी में. ठीक है, और बाकी एनिमल फिजियोलॉजी तो पूछी जाती है. ठीक है, सो सबसे पहला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इज कंपोज्ड ऑफ ओनली. इसमें से हमें बताना है कि कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो सिर्फ एक नाइट्रोजन कंटेनिंग बेस उसमें प्रेजेंट है. सेकंड है सिंगल 5 कार्बन शुगर एंड अ ट्राईफॉस्फेट. ठीक है, तो इनमें से किस कंपाउंड में ये तीनों चीज़ें प्रेजेंट होती है. तो सबसे पहला ऑप्शन हमारा है न्यूक्लियोसाइड. न्यूक्लियोसाइड में हमारा क्या होता है, नाइट्रोजन बेस तो होता है. ठीक है, अ सिंगल 5 कार्बन शुगर भी प्रेजेंट होती है जिसे हम पेंटोज शुगर बोलते हैं. लेकिन अ ट्राईफॉस्फेट जो है न्यूक्लियोसाइड में प्रेजेंट नहीं होती है. तो ये ऑप्शन हमारा हो गया रॉन्ग. नेक्स्ट है न्यूक्लियोटाइड. बिल्कुल, न्यूक्लियोटाइड में हमारा ये तीनों चीज़ों प्रेजेंट होती है. नाइट्रोजन बेस भी प्रेजेंट होता है, 5 कार्बन शुगर भी प्रेजेंट होती है, और ट्राईफॉस्फेट. तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था, आई थिंक ये सबको ही पता होगा. तो इसका आंसर क्या होगा, न्यूक्लियोटाइड. नेक्स्ट है बेस तो होगा नहीं, क्योंकि इसमें बेस के अलावा भी और भी चीज़ें प्रेजेंट हैं. और न्यूक्लिक एसिड में तो पूरी एक न्यूक्लियोटाइड्स की चेन होती है. ठीक है, सो हमारा राइट आंसर क्या हो गया, आंसर बी. जिन लोगों को डिफरेंस नहीं पता वो लोग यहाँ से डिफरेंस भी पढ़ सकते हैं. मैंने यहाँ पे डिफरेंस भी दिया हुआ है, और ये फिगर के थ्रू भी समझ सकते हैं. देखो, न्यूक्लियोसाइड्स में सिर्फ क्या प्रेजेंट है, नाइट्रोजन बेस और पेंटोज शुगर, जबकि न्यूक्लियोटाइड में हमारा नाइट्रोजन बेस प्रेजेंट है, पेंटोज शुगर भी प्रेजेंट है, और फॉस्फेट ग्रुप भी प्रेजेंट है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. नेक्स्ट है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल डेवलप अडेप्टिव प्रेडेटर अवॉइडेंस मॉर्फोलॉजी बिकॉज ऑफ द हाई प्रेजेंस ऑफ हाई प्रेडेटर नंबर इन इट्स हैबिट. तो ये जो है इकोलॉजी का पोर्शन से पूछा गया है क्वेश्चन, जनरली प्रे प्रेडेटर रिलेशनशिप से. सो यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सा जो एनिमल है वो प्रेडेटर के लिए अवॉइडेंस, जैसे अगर प्रेडेटर का नंबर बढ़ गया, प्रेडेटर यानी जो शिकारी है, जो उसका शिकार करेगा, जैसे कोई हमारा एनिमल है और उसका प्रेडेटर जो है उसका नंबर बढ़ गया है अचानक से, सो वो मॉर्फोलॉजी इससे बचने के लिए वो मॉर्फोलॉजिकल कुछ अवॉइडेंस करता है. तो वो इसमें से बताना है कि कौन सा करता है. ठीक है, तो हमारा सबसे पहला है डेफनिया स्पीशीज़ ऐसा करती हैं. ठीक है, ये जो है आर्थ्रोपोडा फाइलम के मेंबर हैं, इंसेक्ट में आते हैं. ठीक है, जिसको हम वाटर फ्लीज भी बोलते हैं. ये यहाँ पे देख सकते हो आप फिगर, वाटर फ्लीज. ठीक है, तो ये प्रेडेटर से बचने के लिए क्या करती हैं, सबसे पहले तो इसके बारे में पढ़ लेते हैं. ये क्या है, ये प्लैंक्टोनिक क्रस्टेशियंस हैं. ठीक है, क्रस्टेशियंस हैं. ठीक है, सी में प्रेजेंट होते हैं, और इनका जो लेंथ होता है 0.2 से 6 mm से होते हैं, बहुत छोटी होती हैं. ठीक है, डेफनिया आर मेंबर्स ऑफ ऑर्डर एनोमोपोडा एंड फाइलम ऑर्थोपोडा से हैं ये. डेफनिया स्पीशीज़ आर नॉर्मली आर सेलेक्टेड और के सेलेक्टेड, ये 2 टाइप्स की स्पीशीज़ होती हैं. ठीक है, जो हम जनरली पढ़ते हैं, इकोलॉजी का ये टॉपिक है. ठीक है, आर सेलेक्टेड का मतलब हो गया कि जो अपना अर्ली लाइफ जो है वो इन्वेस्ट कर देते हैं रिप्रोडक्शन में. ठीक है, सो हैव शॉर्ट लाइफ स्पैन, और आर सेलेक्टेड स्पीशीज़ की जो लाइफ स्पैन होती है वो भी क्या होती है, काफ़ी शॉर्ट होती है. एन इंडिविजुअल डेफनिया लाइफ स्पैम डिपेंड्स ऑन फैक्टर्स, और इसकी जो लाइफ स्पैम होती है वो डिपेंड करती है टेम्परेचर पे और अबंडेंस ऑफ प्रेडेटर. यहाँ पे लिखा है प्रेडेटर की. तो जितने ज़्यादा प्रेडेटर होंगे, अगर उसके आसपास प्रेडेटर ज़्यादा होंगे, माना इसके पास आसपास प्रेडेटर बहुत ज़्यादा हो गए हैं, तो ये क्या करेगी, ये जल्दी जल्दी रिप्रोड्यूस करने की कोशिश करेगी.
तो जितना इसका जो रिप्रोड्यूस जितनी जल्दी ये रिप्रोड्यूस करेगी और जितने ज़्यादा नंबर में ये रिप्रोड्यूस करेगी, ठीक है, उससे क्या होगा, ये खुद की स्पीशीज़ को बचा पाएगी। क्योंकि अगर ज़्यादा नंबर में ये रिप्रोड्यूस करेगी तो प्रेडेटर तो उतना ही खाएगा जितना उसको भूख है, ठीक है। माना इसने ये खाया, इसने ये खाया, इसने ये खाया, लेकिन कुछ कुछ तो काफ़ी सारे बच्चे उसके क्या हो जाएंगे, बच जाएंगे, ठीक है। तो उस टाइम पे ये क्या करती है, रिप्रोडक्शन ज़्यादा करती है अपने स्पीशीज़ को बचाने के लिए, ठीक है। और साथ ही साथ टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर ज़्यादा हो, ठीक है, यानी एक अच्छा टेम्परेचर हो, तो ये तब भी क्या करती है, बहुत अच्छे से रिप्रोड्यूस करती है और जल्दी जल्दी रिप्रोड्यूस करती है, ठीक है। इन द प्रेजेंस ऑफ स्मॉल फिश प्रेडेटर, इसका प्रेडेटर क्या होता है, स्मॉल फिशेज होती है इसकी प्रेडेटर। एंड डेफनिया रिएक्ट विद एन अर्ली सेक्शुअल मैच्योरिटी, सेक्शुअल मैच्योरिटी भी उसमें जल्दी आ जाती है। एंड इंक्रीज इन फेकंडिटी ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ रेस्टिंग एग, ठीक है। और ये क्या करती है, एग्स के जो है प्रोडक्शन को इंक्रीज़ कर देती है, ठीक है, जिससे ये ज़्यादा नंबर में रिप्रोड्यूस होती हैं, तो अपनी पॉपुलेशन को क्या करती है, बढ़ाती हैं। तो हमारा आंसर क्या हो गया, आंसर ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, टू विच क्लास ऑफ ड्रोसोफिला डेवलपमेंट जीन डस फूसी तराजू FTZ बिलोंग, ठीक है। तो हमें बताना है FTZ जो फ्यूसी तराजू जीन है ये किस पे बिलोंग करता है। तो ये जनरली डेवलपमेंट बायोलॉजी से ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ड्रोसोफिला के डेवलपमेंट से, ठीक है। तो फ्यूसी तराजू जीन क्या होता है, कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ये होता है पेयर रूल जीन्स, ठीक है। कौन सा जीन होता है, पेयर रूल जीन। मैं आपको डिटेल में बताती हूँ। होता क्या है, जब हम ड्रोसोफिला का डेवलपमेंट पढ़ते हैं तो हम उसमें थ्री कैटेगरी के जीन्स को स्टडी करते हैं, ठीक है। सबसे पहले होता है मैटरनल जीन, मैटरनल अफेक्ट जीन। मैटरनल नाम से ही पता चल रहा है, मदर से ये लिया गया है ये जीन, ठीक है। तो होता क्या है, ये ऑलरेडी एग में प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए हम इन्हें मैटरनल अफेक्ट जीन बोलते हैं, ठीक है। ये स्पर्म से नहीं आता ये जीन, ठीक है। तो ड्रोसोफिला के एग में ऑलरेडी जो है, जो जीन प्रेजेंट होते हैं उनको हम बोलते हैं मैटरनल अफेक्ट जीन। तो ये जितने भी जीन आपको दिख रहे हैं ये सारे ऑलरेडी एग्स में प्रेजेंट होते हैं बिफोर फर्टिलाइजेशन, ठीक है। फिर सेकंड कैटेगरी में हम पढ़ते हैं, तो हम पढ़ते हैं सेगमेंटेशन जीन्स, ठीक है। सेगमेंटेशन जीन्स को हम जाइगोटिक जीन्स भी बोलते हैं, ठीक है। इसका दूसरा नाम क्या है, जाइगोटिक जीन्स, ठीक है। जाइगोटिक नाम से ही पता चल रहा है कि जब जाइगोट बनता है तब ये जीन एक्टिवेट होते हैं, ठीक है। तो इनको हम क्या बोलते हैं, जाइगोटिक जीन्स। अब क्या होता है, इसका नाम सेगमेंटेशन जीन भी है। सेगमेंटेशन जीन क्यों है, क्योंकि ये ड्रोसोफिला की जो बॉडी होती है उसमें जो है सेगमेंट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, ठीक है। जैसे थॉरेक्स हो गया, एब्डोमेन हो गया, ठीक है, हेड सेक्शन हो गया, टेल सेक्शन हो गया, इन सबको सेगमेंटेशन कौन करता है, ये सेगमेंटेड जीन। इसमें भी कैटेगरी होती है, पहली कैटेगरी होती है गैप जीन्स की, सेकंड होती है पेयर रूल जीन्स जो प्राइमरी होते हैं, थर्ड होते हैं पेयर रूल जीन्स सेकेंडरी, और फोर्थ होते हैं सेगमेंट पोलैरिटी जीन्स। तो ये कुछ 4 कैटेगरी इसके अंदर आती है, जिसमें से कि फूसी तराजू जो है वो हमारा पेयर रूल जीन से बिलोंग करता है। तो हमारा फूसी तराजू किससे बिलोंग कर रहा है, यहाँ पे लिखा है फूसी तराजू, ये है पेयर रूल जीन्स, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा होम्योटिक सेलेक्टर जीन्स। नेक्स्ट कैटेगरी है होम्योटिक सेलेक्टर जीन्स की। इन जीन्स का जनरली फंक्शन क्या होता है कि ये हर एक जो भी सेगमेंट हमारा बना है इसको आइडेंटिटी देना। जैसे ये हेड सेक्शन है तो इसको हेड की आइडेंटिटी देना, ठीक है। एब्डोमेन सेक्शन है तो उसको एब्डोमेन की आइडेंटिटी देना, ठीक है। ये तो मैं आपको एक बेसिक सा आइडिया बता रही हूँ, अगर आप लोगों को नहीं पता है ड्रोसोफिला का डेवलपमेंट। अदरवाइज अगर आपको पता है, आपने पढ़ा है ये, तो ये बहुत ईजी क्वेश्चन है, जिसने भी डेवलपमेंट बायोलॉजी पढ़ी है उसके लिए, ठीक है। तो हमारा जो फूसी तराजू जीन है ये क्या है, पेयर रूल जीन है। ये सेगमेंटेशन जीन की कैटेगरी के अंदर आता है, और उसमें भी कौन सा जीन है, पेयर रूल जीन, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, द एक्शन ऑफ विच क्लास ऑफ एंजाइम इनिबिटर्स कैन बी रिवर्स्ड बाय एडिंग एन एक्सेस सबस्ट्रेट, ठीक है। तो हम यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं कि हम एंजाइम इनिबिटर, एक एंजाइम इनिबिटर है, ठीक है, तो उसको हमें रिवर्स करना है, ठीक है। तो हम क्या लेकिन हम किस केस में रिवर्स कर सकते हैं, ठीक है। जैसे एंजाइम है हमारा, ठीक है, ये हमारा एंजाइम है, ठीक है, और इसका कोई इनिबिटर है जो इस पे बाइंड कर रहा है, ठीक है। मैं इसे दूसरे कलर से कर देती हूँ। ये है इसका कोई इनिबिटर, ठीक है, ये इनिबिटर है जो कि इस पे बाइंड कर रहा है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, रिवर्स करना है, यानी इस इनिबिटर को हमें रिमूव करना है। तो हम क्या करेंगे, सबस्ट्रेट को एक्सेस कर देंगे। यहाँ पे सबस्ट्रेट की अमाउंट हम क्या कर देंगे, एक्सेस कर देंगे, ठीक है। तो अब किस केस में जो है ये रिवर्स हो सकता है कि यहाँ पे इनिबिटर की जगह सबस्ट्रेट बाइंड करें।
तो किस केस में होता है? कॉम्पिटिटिव इनिबिशन के केस में। कॉम्पिटिटिव इनिबिशन के केस में ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो इनिबिटर और सबस्ट्रेट का जो शेप होता है ना वो सेम होता है, ठीक है। दोनों का शेप जो है सेम होता है और दोनों की बाइंडिंग साइड भी क्या होती है? सेम होती है। जहाँ हमारा सबस्ट्रेट बाइंड करता है वहीं हमारा इनिबिटर भी बाइंड करता है। अगर हम सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज़ कर दें, ठीक है, मैं आपको ठीक से बताती हूँ। एंजाइम है, ठीक है, ये हमारा एंजाइम है, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या किया? सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को बढ़ा दिया है, ठीक है। ये हमारा सबस्ट्रेट है, ठीक है, और सबस्ट्रेट है हमारा, इसकी कंसंट्रेशन हमने बढ़ा दी, ठीक है। और ये हमारा क्या है? इनिबिटर है, ये हमारा इनिबिटर है। तो अब क्या होगा? जब सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो क्या इनिबिटर किसके चांसेस ज़्यादा होंगे एक्टिव साइट पे बाइंड करने के? तो वो किसके होंगे? जिसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी। तो अगर हम सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन इंक्रीज़ कर दे तो क्या होगा? इनिबिटर फिर बाइंड नहीं कर पाएगा, तब चांसेस किसके बढ़ जाएंगे बाइंड करने के? सबस्ट्रेट के बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो हमने क्या कर दिया? एंजाइम इनिबिशन को रिवर्स कर दिया बाय इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। तो ये किस केस में पॉसिबल है? ओनली कॉम्पिटिटिव इनिबिशन के केस में पॉसिबल है। अनकॉम्पिटिटिव में क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि यहाँ पे बाइंडिंग साइट डिफरेंट होती है। यहाँ पे जहाँ सबस्ट्रेट बाइंड करता है वहाँ पे इनिबिटर बाइंड नहीं करता, इनिबिटर कहीं और जाके बाइंड करता है और सबस्ट्रेट कहीं और जाके बाइंड करता है, इसीलिए हम इनको रिवर्स नहीं कर सकते हैं। नॉन स्पेसिफिक इनिबिटर में भी ऐसी होगा और एलोस्टेरिक इनिबिटर में भी यही होगा। एलोस्टेरिक में भी क्या होता है? डिफरेंट साइट में जाके जो है इनिबिटर बाइंड करता है, तो इस केस में भी हम रिवर्स नहीं कर सकते हैं। तो रिवर्स करने का केस सिर्फ क्या है? कॉम्पिटिटिव इनिबिशन। यहाँ पे मैंने फिगर के थ्रू भी आपको समझाया है, आप लोग समझ सकते हो। यहाँ पे कॉम्पिटिटिव इनिबिटर है, ठीक है, यहाँ पे इसकी बाइंडिंग साइट है। देखो सबस्ट्रेट और कॉम्पिटिटिव इनिबिटर दोनों की बाइंडिंग साइट क्या होती है? सेम होती है इन कॉम्पिटिटिव इनिबिशन में, इसीलिए हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं? रिवर्स कर सकते हैं, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, मेंडल डिड्यूस द जेनेटिक प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस बाय एक्सपेरिमेंटिंग ऑन स्वीट पी प्लांट, ठीक है। One of the experiment involving the crossing with the two contrasting character, tall dominant and dwarf recessive, which yielded all tall plant in first generation, ठीक है। When the same genetic cross was independently repeated by a researcher, only short plants were obtained. Which one of the following can possibly explain the altered outcome, ठीक है। तो मेंडल का जेनेटिक क्रॉस यहाँ पे बताया गया है। यहाँ पे हमने क्या किया है? टॉल प्लांट्स को जो है वो क्रॉस किया है किससे? ड्वार्फ से, ठीक है। तो ड्वार्फ तो हमेशा क्या होता है? स्मॉल टी होता है, ठीक है, वी ऑलरेडी नो अबाउट दिस, ठीक है। रिसेसिव क्या होता है? जो ड्वार्फ होता है वो रिसेसिव ही तब है वो जब वो अपना कैरेक्टर शो कर पा रहा है। तो वो शो कब कर रहा था? जब दोनों क्या होंगे? स्मॉल टी होंगे, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है? लेकिन हमें इसका अभी जीनोटाइप नहीं मालूम, लेकिन ये कह रहा है कि जब फर्स्ट जनरेशन आई, F1 जनरेशन जो आई फर्स्ट जनरेशन, तो वहाँ पे हमें क्या मिले? सारे टॉल प्लांट मिले। तो सारे टॉल प्लांट कब मिलेंगे? जब ये क्या होगा? कैपिटल टी होगा, ठीक है। तो यानी ये प्योर टॉल था और प्योर ड्वार्फ का उन्होंने क्या करा? जेनेटिक क्रॉस कराया और हमें क्या मिला? जो F1 जनरेशन थी वो क्या मिली? सारी टॉल प्लांट्स की मिली, ठीक है। लेकिन अब वो क्या कह रहे हैं? जब सेम जेनेटिक क्रॉस उन्होंने बार बार किया, ठीक है, सो उन्हें कुछ टाइम बाद क्या मिला? कि सिर्फ शॉर्ट प्लांट्स मिले। ऐसा क्यों हुआ? यानी उन्हें सिर्फ ड्वार्फ प्लांट्स मिले, यानी ये टीटी मिले, ठीक है। तो सबसे पहला हमारा ऑप्शन है कि टॉल प्लांट्स वर हेटेरोजाइगस। नहीं, टॉल प्लांट्स अभी हेटेरोजाइगस तो नहीं है, ठीक है। यहाँ पे अगर हम पहला केस में लें तो टॉल प्लांट्स क्या है? हेटेरोजाइगस नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है एन इन्हेंसर फॉर द टॉल एलील इज प्रेजेंट इन द ड्वार्फ प्लांट, ठीक है। अगर ड्वार्फ प्लांट में टॉल प्लांट का इन्हेंसर प्रेजेंट है तो ड्वार्फ तो आना ही नहीं चाहिए, फिर तो टॉल प्लांट्स आने चाहिए। लेकिन हमारा आउटकम क्या आ रहा है? ओनली शॉर्ट प्लांट्स आ रहे हैं। तो ये बी ऑप्शन भी हमारा क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन है अ सप्रेसर फॉर टॉल एलील इज प्रेजेंट इन द ड्वार्फ प्लांट। तो वो कह रहा है कि सप्रेसर प्रेजेंट होगा टॉल एलील के लिए ड्वार्फ प्लांट में, इसीलिए हमें क्या मिला है? ड्वार्फ प्लांट मिला है। तो ये ऑप्शन क्या है? राइट है। तभी तो हमें टॉल प्लांट नहीं मिला है, क्योंकि वहाँ पे क्या है? सप्रेसर प्रेजेंट था टॉल जीन के लिए, ठीक है। तो ये ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। बाकी है ड्वार्फ प्लांट आर होमोजाइगस। ड्वार्फ प्लांट होमोजाइगस है, बिल्कुल है, लेकिन ये क्या है? एक नई कंडीशन आई है। ये जो कंडीशन आई है ये हट के आई है, तो इसमें होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं।
सो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। नेक्स्ट है हमारा मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन, एमएसक्यू टाइप क्वेश्चन है। अभी तक हमने एमसीक्यूज़ करे, ठीक है। अब गेट एग्जाम में एमएसक्यू भी आते हैं, ठीक है। एमएसक्यू का मतलब क्या हो गया कि हमारा 1 ऑप्शन भी सही हो सकता है, 2 भी सही हो सकता है, 3 भी सही हो सकता है, एंड ऑल 4 आंसर्स भी हमारे करेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। सो क्वेश्चन क्या है, और इनमें क्या होती है, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है एमएसक्यू टाइप क्वेश्चंस में, ठीक है। तो अगर आपको ना भी आए, आंसर ना भी आए, तो भी आप जो है वो करके आ सकते हो, क्योंकि इनमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, ठीक है। सो हमारा क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिवर्सिबल रिसेप्टर लिगेंड इंटरेक्शन, ठीक है। तो रिवर्स, यहाँ पे वर्ड क्या दिया है, रिवर्सिबल, रिसेप्टर और लिगेंड, ठीक है। जैसे हमारा रिसेप्टर होता है, माना ये रिसेप्टर है, ठीक है, ये लिगेंड है, ये रिसेप्टर मतलब जो रिसीव करता है, ठीक है। ये दूसरा, ये सेल 1 है, ये सेल 2 है, ये इसका रिसेप्टर है, ये इसका लिगेंड है, ठीक है। तो इनमें हमें रिवर्सिबल बताना है, ठीक है, कि रिवर्सिबल इंट्रैक्शन किससे होता है। आयनिक इंट्रैक्शन जो होता है ये हमारा रिवर्सिबल होता है, ये बात सही है, क्योंकि आयनिक इंट्रैक्शन को हम रिवर्स कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बिल्कुल हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी होती है लिगेंड और रिसेप्टर के बीच में, ठीक है। नेक्स्ट है पेप्टाइड बॉन्ड। देखो पेप्टाइड बॉन्ड क्या है, एक टाइप का कोवेलेंट बॉन्ड है, ठीक है, और एक पार्शियल डबल बॉन्ड टाइप का भी कैरेक्टर शो करता है पेप्टाइड बॉन्ड, अगर आपने बायोकेमिस्ट्री में पढ़ा होगा तो। और पेप्टाइड बॉन्ड जब भी बनते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड जब भी बनते हैं, तो क्या होता है, बाइंडिंग स्ट्रॉन्ग होती है, तो हम रिवर्सिबल नहीं बोल सकते उसको, ठीक है, क्योंकि एक बार बॉन्डिंग हो गई किसी के बीच में तो वो रिवर्स नहीं हो सकता फिर, ठीक है। वो रिवर्स होने के वो नहीं है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड होता है हमारा, ठीक है। तो इसलिए ये ऑप्शन जो है वो सही नहीं है। नेक्स्ट ऑप्शन है हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन। हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन भी क्या है, एक वीक इंट्रैक्शन है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन, ये सब क्या है, वीक इंट्रैक्शन है, इसीलिए इनको ईजिली हम रिवर्स कर सकते हैं, ठीक है। बाकी तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर ए, बी एंड डी, ठीक है। आंसर हमारा सी नहीं होगा, ठीक है। रीज़न मैंने आपको बता दिया है, तो हमारा आंसर क्या होगा, ए, बी, डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये भी हमारा एमएसक्यू टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। इन द ह्यूमन बॉडी विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज आर इन्वॉल्व इन प्रोसेसिंग ऑफ फॉरेन एंटीजन, ठीक है। तो ये इम्यूनोलॉजी से आपको क्वेश्चन पूछा गया है। तो एंटीजन के प्रोसेसिंग में कौन सी सेल हेल्प करती है, ठीक है। सो जिनको आती है उनके लिए तो बहुत इजी क्वेश्चन है। तो सबसे पहला ऑप्शन है बी सेल। बी सेल बिल्कुल करती है, ये एंटीजन को प्रोसेस करके टी हेल्पर सेल को जो है वो देती है, ठीक है। नेक्स्ट है मैक्रोफेजेस, ये भी एंटीजन को प्रोसेसिंग करके क्या करती है, टी हेल्पर सेल को देती है। नेक्स्ट है रेड ब्लड सेल। रेड ब्लड सेल तो हमारे इम्यून सेल्स में आता ही नहीं है, प्लेटलेट्स भी नहीं आता है, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर ए एंड बी। यहाँ पे मैंने डिटेल में भी दिया है। द इम्यून सिस्टम कंटेन द 3 टाइप ऑफ एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स हमारे इम्यून सिस्टम में 3 टाइप्स की होती है। एक होती है मैक्रोफेजेस, दूसरी होती है डेंड्रिटिक सेल्स, एंड देन होती है बी सेल्स, ठीक है। ये 3 ये इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछ दिया गया है, गेट एग्जाम से लेकर, डीबीटी एग्जाम से लेकर, आईसीएमआर से लेकर, ठीक है, और सीएसआर नेट में भी, ठीक है। सो आप लोगों को ये पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। नेक्स्ट है, यहाँ पे ये फिगर के थ्रू मैंने देखा है, ये देखो ये बी सेल है हमारी, ठीक है, ये एंटीजन है हमारा, ठीक है, फॉरेन एंटीजन। जैसे किसी एंटीजन ने हमारी बॉडी में अटैक किया, ठीक है, तो बी सेल पहले क्या करती है, उसे पकड़ती है, ठीक है, अपने अंदर लेती है, लाइसोसोम उसको डाइजेस्ट करते हैं। ये देखो लाइसोसोम उसे डाइजेस्ट कर रहे हैं, ये जो है ये एंटीजन है, इसको डाइजेस्ट करके इसके छोटे छोटे पीसेस कर देती है, ठीक है। फिर ये छोटे छोटे पीसेस जो है वो फिर क्या होते हैं, क्लास 2 मॉलिक्यूल से क्या करते हैं, ये बाहर जो है ये शो कराती है, ठीक है। और ये किसको शो कराती है, टी हेल्पर सेल को, हेल्पर टी सेल को ये शो कराती है, ठीक है। और हेल्पर टी सेल उनको पकड़ते हैं, ठीक है, और उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी का प्रोटेक्शन करते हैं, ठीक है। तो इस टाइप से जो है वो प्रोसेसिंग चलती है हमारी एंटीजन एंटीबॉडी इंट्रैक्शन की, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। ये भी एमएसक्यू टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। एनिमल्स कैन बी क्लासिफाइड एज स्पेशलिस्ट और जर्नलिस्ट विद रिस्पेक्ट्स टू आवर डाइट एंड हैबिटेट सेलेक्शन, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म बिलोंग टू अ स्पेशलिस्ट कैटेगरी, ठीक है। तो हमें स्पेशलिस्ट और जर्नलिस्ट के बारे में पूछा गया है। अभी मैं आपको बता रही थी ना आर सेलेक्टेड और के सेलेक्टेड, जो लास्ट क्वेश्चन था। तो जो स्पेशलिस्ट होती हैं वो क्या होती हैं, वो
के सेलेक्टेड स्पीशीज़ होती हैं और जो जनरलिस्ट होती है वो आर सेलेक्टेड स्पीशीज़ होती हैं। ठीक है, मैंने आपको अभी बताया था थोड़ा टाइम पहले लास्ट क्वेश्चन में। ठीक है, ये हम जनरली इकोलॉजी में पढ़ते हैं। ठीक है, ये इकोलॉजी का क्वेश्चन आ रखा है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे फोकस किस पे करना है, डाइट पे और हैबिटेट सिलेक्शन में। ठीक है, अब इस पहले तो मैं आपको बता देती हूँ स्पेशलिस्ट क्या होते हैं, जर्नलिस्ट क्या होते हैं। स्पेशलिस्ट वो होते हैं, स्पेशलिस्ट नाम से ही पता चल रहा है कि इनको स्पेशल टाइप की अटेंशन चाहिए, यानी कि ये बस वही खाएंगे जो जो इनको पसंद है। ठीक है, इसके अलावा वो कुछ किसी और में चीज़ में एडजस्ट नहीं करेंगे, ये वहीं रहेंगे जहाँ इन्हें पसंद है। ये उसके अलावा किसी और टेम्परेचर, किसी और एरिया, किसी और क्लाइमेटिक कंडीशन में इनको डाल दें तो ये वहाँ पे सर्वाइव नहीं करेंगे। ठीक है, तो डाइट और हैबिटेट सिलेक्शन पे हमें फोकस करना है। ठीक है, तो हमें बताना है कि कौन से ऑर्गेनिज्म इसमें से स्पेशलिस्ट की कैटेगरी में आएंगे। ठीक है, जनरलिस्ट वो होते हैं जिनको हम अगर टेम्परेचर में फ्लक्चुएशन होगा थोड़ा बहुत तो वो एडजस्ट कर लेते हैं। ठीक है, और जैसे हैबिटेट में भी अगर हैबिटेट थोड़ा वाइड रेंज का हैबिटेट भी देंगे उनको तो वो एडजस्ट कर लेते हैं। ठीक है, जनरलिस्ट उस कैटेगरी में आते हैं। तो हमें इसमें से बताना है कि स्पेशलिस्ट कैटेगरी का कौन सा ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें दिया है रकून। रकून को अगर आप लोग जानते हो तो मैं आपको फिगर के थ्रू बताती हूँ। ठीक है, ये जो फर्स्ट फिगर में आपको दिख रहा है ना, ये रकून है। रकून क्या होते हैं, ये एक टाइप के जनरलिस्ट कैटेगरी के होते हैं एनिमल्स। ठीक है, ये एक तो ये कुछ भी खा लेते हैं। ठीक है, ये आर्थ्रोपोड्स जैसे कीड़े मकोड़े, इंसेक्ट्स वगैरह ये सब इनको तो खाते हैं, सच्चा साथ में प्लांट्स भी खाते हैं। ठीक है, प्लांट्स के पत्ती वगैरह, लीव्स वगैरह, डिफरेंट प्लांट्स के। तो ये वाइड रेंज में जो है वो अपना जो फूड डाइट है वो लेते हैं, यानी कि अगर इंसेक्ट एक टाइम में ख़त्म हो गए तो ये प्लांट पे फीड कर सकते हैं, या प्लांट एक टाइम पे ख़त्म हो गए तो इंसेक्ट्स पे फीड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मतलब लगभग हर एक चीज़ खा लेते हैं। तो ये किस कैटेगरी में आते हैं, रकून, ये रकून है। ठीक है, तो रकून किस कैटेगरी में आते हैं, ये जनरलिस्ट की कैटेगरी में आते हैं क्योंकि ये एडजस्ट करना जानते हैं। ठीक है, तो रकून तो इसका आंसर नहीं होगा, हमें स्पेशलिस्ट की कैटेगरी बतानी है, तो ये आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट है हमारा पांडा। पांडा के बारे में आपने सुना होगा कि पांडा हमारा क्या जनरली खाता है, बैम्बू लीव्स को खाता है। ठीक है, और जहाँ बैम्बू होते हैं वहीं ये प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, यानी कि अगर इन फ्यूचर अगर बैम्बू की स्पीशीज़ ख़त्म हो गई तो ये लोग भी क्या हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ बैम्बू को ही खाते हैं, बैम्बू को ही प्रेफर करते हैं खाना। तो ये एक टाइप के क्या हो गए हैं, स्पेशलिस्ट हो गए हैं। क्या हो गए हैं, स्पेशलिस्ट, क्योंकि ये बहुत मतलब आप बोल सकते हो जैसे नकचढ़े बच्चे होते हैं जो कि सिर्फ स्पेसिफिक अगर उन्हें चॉकलेट खानी है तो वो सिर्फ चॉकलेट खाएंगे, या खाना नहीं खाएंगे, वेजीज पसंद नहीं है वो नहीं खाएंगे, तो एक टाइप का स्पेशलिस्ट हो गया। ठीक है, उसी टाइप से हमारा पांडा भी है। ठीक है, इसको आप कुछ भी खाने को देंगे ये नहीं खाएगा, ये कहेगा सिर्फ हमें क्या खाना है, बैम्बू खाना है। तो ये एक टाइप का क्या हो गया, स्पेशलिस्ट हो गया। ठीक है, तो स्पेशलिस्ट कैटेगरी में हमारा पांडा आ गया। नेक्स्ट है हमारा पोलार बियर। पोलार बियर जो है उसे बेचारे को लीव्स वगैरह ज़्यादा खाने को मिलती तो है नहीं, क्योंकि ये पोलार रीजन में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जहाँ सिर्फ स्नो से ढका रहता है। तो ये वहाँ पे जो भी से फिशेस वगैरह सी में कुछ भी मिलती हैं, सील मछली हो गई, फिशेस हो गई, ठीक है, या पेंगुइन्स हो गई, ये उनको खा के अपना पेट तो भर लेता है। लेकिन ये स्पेशलिस्ट किस कैटेगरी में है, ये हैबिटेट सिलेक्शन की स्पीसीज़ में स्पेशलिस्ट है। कैसे, क्योंकि इसका जो हैबिटेट है ना, ये सिर्फ कोल्ड एरिया रीजन में ही रह सकता है। अगर यहाँ टेम्परेचर बढ़ गया, थोड़ा भी टेम्परेचर बढ़ गया तो ये क्या हो जाएगा, इनका जो है हैबिटेट लॉस हो जाएगा। ठीक है, और फिर ये कहीं और सर्वाइव ये नहीं कर सकते हैं। जैसे आप लोगों को पता होगा अभी ग्लोबल वार्मिंग की वजह से टेम्परेचर बढ़ रहा है अर्थ का। ठीक है, तो जिससे क्या हो रहा है, काफ़ी सारे जो पोलार बियर हैं वो हमें अब नहीं दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने से इनके हैबिटेट में क्या आ रहा है, चेंज आ रहा है। टेम्परेचर बढ़ने से क्या हो रहा है, जो स्नो है वो पिघल रही है, और ये इन्हें तो स्नो में रहने की आदत है, तो ये उसी में है, ये रह सकते हैं। ठीक है, तो ये किस चीज़ में हो गए ये स्पेशलिस्ट, ये हो गए हैबिटेट सिलेक्शन में। ठीक है, तो हमारा पोलार बियर भी क्या आ गया, स्पेशलिस्ट की कैटेगरी में आ गया। नेक्स्ट है हमारा कोलाल बियर हमारे यूकलिप्टस ट्री में प्रेजेंट होता है। ये यूकलिप्टस के ट्री में ही रहता है, ये नीचे भी नहीं उतरता है, इसको इतना पसंद है यूकलिप्टस का ट्री। ठीक है, तो यानी ये यूकलिप्टस के अलावा और किसी चीज़ को खाना पसंद नहीं करता है। तो ये भी क्या है, फूड के डाइट के अगर हम कहें
तो डाइट में ये क्या है, स्पेशलिस्ट कैटेगरी में है, ठीक है। यानी यूकलिप्टस की ट्री ख़त्म होगी तो ये भी ख़त्म हो जाएगा, इसकी स्पीसीज़ भी चले जाएगी, ठीक है। इसीलिए ये तीनों के तीनों क्या है, इंडेंजर्ड स्पीशीज़ है शायद। और रकून जो है अभी ऐसी किसी भी लिस्ट में नहीं है, ठीक है। तो इंडेंजर्ड स्पीशीज़ या किसी भी लिस्ट में, एंडेमिक स्पीशीज़ की लिस्ट में जो भी एनिमल्स आते हैं वो क्यों आते हैं, क्योंकि वो स्पेशलिस्ट कैटेगरी के होते हैं, ठीक है। जनरलिस्ट वाले कभी भी आपको इस इंडेंजर्ड स्पीशीज़ की कैटेगरी में नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये जो है वाइड रेंज में अपना जो है एडजस्ट कर लेते हैं, ठीक है। इनको खाना भी रूखा सूखा भी मिलेगा तो वो भी खा लेते हैं, ठीक है। ऐसे स्पेशलिस्ट नहीं होते हैं, ठीक है। तो हमारा जो कोलाल बियर था उसका फिगर यहाँ पे दिया हुआ है, ये कोलाल बियर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, मैच द ड्रग केमिकल्स लिस्टेड इन कॉलम 1 एंड विद द डेवलपमेंटल फिजियोलॉजिकल इफेक्ट इन कॉलम 2। तो हमें कॉलम 1 में हमें ड्रग्स दिए हैं, कुछ केमिकल्स दिए हैं, ठीक है। उसको हमें मैच करना है कि इनको कंजम्पशन करने से क्या फिजियोलॉजिकल इफेक्ट होगा या क्या डेवलपमेंटल इफेक्ट होगा, ठीक है। तो सबसे पहला है विरेटम एल्कोलॉइड्स, ठीक है। विरेटम एल्कोलॉइड्स क्या होते हैं, ये एक विरेटम प्लांट की स्पीशीज़ है, ठीक है। इससे ये एल्कोलॉइड्स निकलता है, ठीक है। जनरली इस ये प्लांट आता है आपका लिली फैमिली में, ठीक है। तो जनरली क्या होता है, इसके शूट्स जो एरिया होता है, राइजोम वाला जो एरिया होता है, वहाँ पे ये एल्कोलॉइड्स बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट होता है, ठीक है। और इससे जो कंडीशन होती है वो होती है हमारी साइक्लोपिया की कंडीशन, ठीक है। साइक्लोपिया होता क्या है, जैसे नॉर्मली जब डेवलपमेंट हो रहा होता है, अगर कोई प्रेगनेंसी वगैरह में कोई विरेटम एल्कोलॉइड्स को इनटेक कर ले तो उनके बेबी में डिफेक्ट आ जाएगा, ठीक है। जैसे दो आइज़ ऐसे बनती है ना, तो ऐसे दो आइज़, नोज़ मिडिल में और माउथ, ऐसे हमारा डेवलपमेंट होता है। लेकिन वहाँ पर डेवलपमेंट क्या होगा, आई जो है एक मिडिल में आ जाएगी, आई टाइप का स्ट्रक्चर जो है मिडिल में आ जाएगा, तो उसे हम बोलते हैं साइक्लोपिया कंडीशन। यहाँ पे फिगर भी दे रखा है, ये देखो यहाँ पे, ये है साइक्लोपिया कंडीशन, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, ये डेवलपमेंट में डिफेक्ट कर देता है, ठीक है। और ये किसके कंजम्पशन से होता है, विरेट्रम के कंजम्पशन से होता है, ठीक है। यहाँ पे ये मिडिल में आई दिख रही है ना आपको, ये है साइक्लोपिया कंडीशन, ठीक है। नेक्स्ट है थैलिडोमाइड, ठीक है। थैलिडोमाइड भी एक केमिकल, एक ड्रग है, ठीक है, जिससे क्या होता है, फिजियोलॉजिकल डिफेक्ट क्या होता है, फोकोमीलिया, ठीक है। फोकोमीलिया क्या होता है, एक हैंड फीट, जैसे छोटे छोटे हाथ और लिम्स का डेवलपमेंट बहुत ही कम होता है, ठीक है। तो उस टाइप का जो डिफेक्ट होता है उसे हम फोकोमेला बोलते हैं, ठीक है, फोकोमेला, ठीक है। ये भी अगर हमने प्रेगनेंसी के टाइम पे प्रेग्नेंट वुमेन को ये ड्रग दे दिया थैलिडोमाइड, तो उस कंडीशन में जो उनके जो बच्चा होगा उसके जो हैंड्स होंगे वो काफ़ी छोटे होंगे, बहुत ही शॉर्ट होंगे, और लिम्स ग्रो भी कर सकते हैं और अपसेंट भी हो सकते हैं इस कंडीशन में। तो ये इतनी खतरनाक कंडीशन है, ठीक है। सो ये फाइकोमिया कंडीशन है, ठीक है। तो हमारा थाइलेमॉइड क्या है, फोकोमीलिया कंडीशन को जो है फिजियोलॉजिकल कंडीशन को डेवलप करता है। नेक्स्ट है हमारा मिथाइल मरकरी, ये तो सबको प्रेजेंट होगा ये केमिकल। ये इससे क्या होता है, मिनीमाटा सिंड्रोम होता है। मिनीमाटा डिजीज़ है एक, जो कि नर्वस सिस्टम और सेंट्रल नर्वस सिस्टम को कम्प्लीटली डैमेज कर देती है, ठीक है। तो ये बहुत ही खतरनाक डिजीज़ है ये भी, मिनीमाटा डिजीज़, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा डाईइथाइल स्टीलोबेस्टेरॉल। डाईइथाइल स्टीलोबेस्टेरॉल ये क्या है, ये एक सिंथेटिक फॉर्म ऑफ हार्मोन है, एस्ट्रोजन, ठीक है। एस्ट्रोजन का ही फॉर्म है ये, ठीक है। पहले ये सोचा जाता था कि प्रेग्नेंट वुमेन को ये देने से क्या होगा, प्रेगनेंसी जो है वो सही रहेगी, मतलब मिसकैरेज जो होते थे उसको रोकने के लिए ये दी जाती थी ये ड्रग। लेकिन बाद में पता चला कि इससे क्या हो रही है, ओबेसिटी बढ़ती है एक तो, ठीक है, और फैट बॉडी में बढ़ता है, ठीक है। तो ओबेसिटी भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ऐसा मत सोचो कि ओबेसिटी प्रॉब्लम नहीं है। ओबेसिटी की वजह से ही जो है बहुत सारी बीमारियों को जन्म देती है, ये डायबिटीज़ हो गई, ठीक है। तो डिफरेंट जो डिजीज़ है वो ओबेसिटी जो है उनको जन्म देती है, ठीक है। तो डाईइथाइल स्टीरोबेस्टेरॉल से क्या होता है, ओबेसिटी कंडीशन होती है, ठीक है। तो ये किससे मैच कर रहा है, हमारा विरेटम एल्कोलॉइड साइक्लोपिया कंडीशन, पी का थर्ड है, हाँ, और बाकी पी का थर्ड कोई नहीं है। तो ये पहला ही ऑप्शन हमारा क्या हो गया, करेक्ट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच द एनिमल लिस्टेड इन कॉलम 1 with primary tissue or organ of resident
इन द होस्ट लिस्टेड कॉलम 2। ठीक है, तो हमें बताना है कि जो कॉलम 1 में जो एनिमल्स हमें दिए हैं ये कौन होस्ट के कौन से टिश्यूज़ में या ऑर्गन में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला है हमारा एस्केरिस ल्यूब्रिकोइडिस। ठीक है, हमें पता है इससे कौन सी डिजीज़ होती है, एस्केरियासिस डिजीज़ होती है। ठीक है, और ये कहाँ प्रेजेंट होता है, ये होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा ड्रैकू। आपको ये फिगर भी दिखा देती हूँ मैं, ये है हमारा एस्केरिस। ठीक है, यहाँ पे ये फीमेल का स्ट्रक्चर दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा ड्रैकोनुकुलस मेडिनियसिस। ठीक है, ये कहाँ प्रेजेंट होता है, तो ये हमारा प्रेजेंट होता है सबक्यूटेनियस टिश्यूज़ इन ह्यूमन के सबक्यूटेनियस टिश्यूज़ में ये प्रेजेंट होता है ड्रैकोम। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारा एंटेरोबियस। ठीक है, ये है ड्रैकोम का फिगर। आपको ये अगर आपने देखना नेट में सर्च करके ड्रैकोनुलस मेडिनेसिस। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा एंटेरोबियस वर्मिकुलरिस। ठीक है, ये इसके बारे में भी सुना होगा आपने, वर्मिकुलरिस। ये हमारे जनरली कहाँ होता है, सीकम में प्रेजेंट होता है, या वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स जिसे हम बोलते हैं। ठीक है, ये एक्चुअली जब अर्ली स्टेज में होता है ना अपने, तो ये सीकम या वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स में प्रेजेंट होता है। लेकिन जब ये डेवलप होता है और जब ये एडल्ट फॉर्म में आता है तब ये कहाँ चले जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में चले जाता है। ठीक है, तो वर्मिकुलरिस का यहाँ पे हमारा आंसर क्या होगा, सीजम और वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स। तो ये भी ध्यान रखना, इसकी 2 प्लेसेस हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन भी है और ये भी है। ठीक है, यहाँ पे हमारा ऑलरेडी एस्केरिस था, स्मॉल इंटेस्टाइन में हमें पता था, इसलिए हम इस ऑप्शन को टिक नहीं करेंगे। नेक्स्ट है हमारा वुचेरिया बेनकॉफ्टी। ये तो सभी को पता होगा, बचपन से पढ़ते आए हैं। ये कहाँ होता है, लिम्फेटिक वेसल्स एंड लिम्फ नोड, जो कौन सी डिजीज़ करते हैं, वुचेरियासिस। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर क्या हो गया, एस्केरिस ल्यूबिकुलरिस का स्मॉल इंटेस्टाइन है, पी का 3 है, यहाँ पे भी पी का 3 है। फिर है ड्रैकोनुलरिस, इससे कौन सी डिजीज़ होती है, ड्रैकोनुलरिसिस। ठीक है, ये डिजीज़ का नाम है। ठीक है, SIS लगा देंगे तो वो डिजीज़ हो जाएगी। ये कहाँ प्रेजेंट होती है, तो ये सबक्यूटेनियस टिश्यू इन ह्यूमन प्रेजेंट होती है। तो हमारा लास्ट ऑप्शन डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा मैच द सेल टाइप्स लिस्टेड इन कॉलम 1 विद देयर सोर्स इन कॉलम 2 एंड द प्राइमरी फंक्शनल रोल्स इन कॉलम 3। ठीक है, तो हमें डिफरेंट कॉलम दिए हैं। सबसे पहले हैं हमें सेल्स, ये टाइप ऑफ सेल्स दिए हैं हमें कॉलम 1 में। फिर दूसरे कॉलम में हमें उनका सोर्स दिया है कि कहाँ वो रहती हैं। ठीक है, और नेक्स्ट कॉलम में उनका रोल दिया है। ठीक है, तो हमें ये बताना है। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा है माइक्रोजीलियल सेल्स। तो माइक्रोजीलियल सेल्स एक एक्सेप्शनल सेल्स भी हम इसे बोल सकते हैं। ठीक है, माइक्रोजीलियल सेल्स सबसे पहले प्रेजेंट कहाँ होती है, तो ये हमारी ब्रेन में प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, और ब्रेन में प्रेजेंट होती है और इनका फंक्शन क्या होता है, ये फेगोसाइटोसिस करती है। ठीक है, एक्चुअली में ये इम्यून सेल्स होती हैं। ठीक है, माइक्रोजीलियल सेल्स क्या होती है, इम्यून सेल्स। जैसे फेगोसाइटोसिस सेल मैक्रोफेजेस होते हैं हमारी बॉडी में, हम मैक्रोफेजेस नाम देते हैं उनको, वैसे ब्रेन में उन्हें हम माइक्रोजीलियल सेल बोलते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन भी आया था CSIR नेट में कि कौन सी ऐसी सेल है जो कि ब्रेन की सारी सेल्स तो क्या होती है हमें पता है, आपको पता होगा, तो ब्रेन की जितनी भी सेल्स होती है वो एक्टोडर्म ओरिजिन की होती हैं। ठीक है, एक्टोडर्म से बनता है हमारा ब्रेन, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पूरा एक्टोडर्म ओरिजिन से बनता है। लेकिन कौन सी ऐसी सेल है जो कि मेसोडर्मल से बनती है, तो ये माइक्रोजीलियल सेल ही है। ठीक है, माइक्रोजीलियल सेल क्या होती है, ये एक्सेप्शन है, ये किससे बनती है, मेसोडर्मल ओरिजिन होती है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, ये ऑलरेडी CSIR नेट में पूछा जा चुका है। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं लीडिंग सेल्स पे। लीडिंग सेल्स तो सबको पता होगा आई थिंक, ये टेस्टिस में प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, और इनका काम क्या होता है, हार्मोन सिक्रेशन का काम होता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा ऑन सेल्स। ऑन सेल्स हमारी आइज़ में प्रेजेंट होती है और इनका काम होता है विजुअल ट्रांसडक्शन का। ठीक है, नेक्स्ट है न्यूमेटोसाइट सेल्स। न्यूमेटोसाइट्स नाम से ही पता चल रहा है लंग्स में प्रेजेंट होती हैं और ये क्या करती हैं, गैसेज एक्सचेंज करती हैं। ठीक है, तो काफ़ी इजी क्वेश्चन था, काफ़ी, ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन है जो मैं करा रही हूँ। बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछा था गेट में ये। ठीक है, काफ़ी इजी आई है जियोलॉजी गेट में। ठीक है, सो सब हमारा ऑप्शन क्या होगा, पी का हमारा हो गया 3rd एंड आंसर हो गया C। तो पी का 3rd और C हमारा लास्ट ऑप्शन है, तो हमारा लास्ट ऑप्शन ही क्या होगा, बाकी करेक्ट होगा, बाकी किसी में P 3rd C नहीं है। ठीक है, सो हमारा आंसर जो होगा वो D होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं।
नेक्स्ट है हमारा मैच द इकोलॉजिकल कंसेप्ट लिस्टेड इन कॉलम 1 विद देयर डेफिनेशंस इन लिस्टेड इन कॉलम सेकंड। ठीक है, तो हमारे ये इकोलॉजी से क्वेश्चन पूछा गया है और यहाँ पे इकोलॉजिकल कंसेप्ट दिए हैं और उनकी डेफिनेशन बतानी है हमें। ठीक है, सो सबसे पहले है डोमिनेंस हायरार्की। डोमिनेंस हायरार्की क्या होती है? डोमिनेंस हायरार्की का मतलब क्या हो गया? डोमिनेंस दिखाना। ठीक है, हायरार्की जैसे किसी ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल हैं, ठीक है, एनिमल्स के केसेस में जैसे देख लें तो जो डोमिनेंट एनिमल होता है ना, फिर उसको अधिकार होता है, वो पहले तो डोमिनेंस वो कैसे दिखाएगा, उसने लड़ाई वड़ाई करी होगी, किसी से जीता होगा, ठीक है, तो वो डोमिनेंस शो करता है। फिर वो क्या करता है, जैसे फूड वगैरह या जो मेटिंग के लिए उसका मेट फीमेल होगी तो वो क्या करेगा, डोमिनेंस दिखाएगा। मेटिंग फीमेल जो उसे पसंद आएगी वो उसी के पास जाएगा, वो किसी और को मेट नहीं करने देगा, और ज़्यादातर फूड का एक्सेस जो है वो उसी के पास होता है। तो हमारा जो डोमिनेंट हायरार्की होगा वो किस ऑप्शन में जाएगा? प्रेफरेंशियल एक्सेस टू द फूड एंड मेट इन द ग्रुप। ठीक है, यहाँ पे मैंने शायद फिगर भी दे रखा होगा। ऐसे लड़ते हैं एनिमल्स ना, तो जो डोमिनेंट जो जीतता है वही डोमिनेंट शो करता है अपनी हायरार्की में। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा टेरिटरी। टेरिटरी में क्या होता है? टेरिटोरियल बिहेवियर। जैसे किसी की टेरिटरी है, टेरिटरी में काफ़ी ऑर्गेनिज्म रह सकते हैं। ठीक है, ऐसे नहीं कि हम एक ही इंडिविजुअल की बात करें, तो डिफरेंट इंडिविजुअल भी रह सकते हैं। ठीक है, तो टेरिटरी में होता क्या है? कंपटीशन होता है। ठीक है, और कंपटीशन कैसे होता है? क्योंकि सेम इंडिविजुअल होते हैं, ठीक है, फूड के लिए, तो अपने एरिया के लिए, मेट के लिए, तो वो क्या करते हैं? कंपटीशन करते हैं, आपस में लड़ते हैं। ठीक है, तो टेरिटरी का क्या ऑप्शन हो जाएगा? एक्सक्लूसिव ऑफ कॉम्पिटिटिंग इंडिविजुअल यूजिंग एगोनिस्टिक बिहेवियर। एगोनिस्टिक बिहेवियर क्या होता है? एगोनिस्टिक बिहेवियर का मतलब होता है कि एग्रेसिवनेस दिखाना, किसी के थ्रू एग्रेसिवनेस दिखाना। ठीक है, वो होता है एगोनिस्टिक बिहेवियर। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा ऑल्टुरिज्म। ऑल्टुरिज्म आप लोगों ने पढ़ा होगा, इकोलॉजी में बहुत ही फेमस वर्ड है ऑल्टुरिज्म। यहाँ पे क्या करते हैं, अपनी जो है पोटेंशियल को ना देखते हुए जो अपना रिलेटिव इंडिविजुअल है उसको क्या करते हैं? बेनिफिट देते हैं। ठीक है, अल्ट्रुइज्म में क्या होता है कि खुद का खाना, जैसे खुद का खाना वो क्या करते हैं? अपने साथ वाले को देते हैं। ठीक है, यानी मतलब इसका मतलब है कि हेल्प करना, लेकिन अपने रिलेटेड को ही, किसी और को नहीं। ठीक है, जैसे बैट के केस में देखते हैं हम, यहाँ पे ये फिगर देखा है, जो हंगरी बैट होता है ना, और जो बैट के पास खाना जो लेकर आता है वो क्या करता है? हंगरी बैट के मुंह में क्या डालता है? ब्लड डालता है, जैसे ब्लड उनका फूड होता है। ठीक है, ताकि वो क्या हो, मरने से बचे। तो वो क्या करते हैं? अपने ही टेरिटरी में ऐसा करते हैं। ऐसा नहीं कि वो किसी और को भी खिला रहे हैं, नहीं, वो अपने जैसे को ही खिलाते हैं। ठीक है, तो ये एक टाइप की बहुत अच्छी हेल्प हो गई। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? गिविंग अप ओन्स रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल टू बेनिफिट द अदर इंडिविजुअल। ठीक है, दूसरे इंडिविजुअल की हेल्प के लिए। नेक्स्ट है हमारा किन सिलेक्शन। किन सिलेक्शन भी इकोलॉजी का ही है। इसमें हम बोलते हैं कि यहाँ पर रिलेटेडनेस चेक की जाती है। ठीक है, जैसे हमारी मदर के साथ हमारा रिलेशन सबसे क्लोजेस्ट है, मदर फादर के साथ में, हमारे सिस्टर ब्रदर के साथ में। वही अगर हम कज़न सिस्टर के बाहर चले जाएं तो हमारा रिलेशन क्या हो जाएगा? थोड़ा दूर का हो जाएगा। तो अगर मदद करने के लिए सबसे पहले बोलेंगे तो हम क्लोजेस्ट की सबसे पहले मदद करेंगे, यही होता है ना। तो ये किन सिलेक्शन इसी टाइप का है। सिलेक्शन एक्टिंग ऑन रिलेटेड एनिमल्स अफेक्ट फिटनेस ऑफ एन इंडिविजुअल। तो जितनी रिलेटेडनेस होती है, यानी जितना रिश्ता, जैसा रिश्ता होता है, वो बताता है कि कितनी हेल्प जो है वो फिटनेस में कर सकता है दूसरे इंडिविजुअल की। ठीक है, ये आप लोग डिटेल इकोलॉजी में पढ़ते हो। ठीक है, यहाँ पे मैंने दिया भी है किन सिलेक्शन क्या होता है। अकर व्हेन एनिमल इंगेज्ड इन अ सेल्फ सेक्रीफिशियल बिहेवियर दैट बेनिफिट द जेनेटिक फिटनेस ऑफ इट्स रिलेटिव। ठीक है, हमारे रिलेटिव की जेनेटिक फिटनेस में वो हेल्प करता है। ठीक है, जनरली एनिमल्स में भी देखा गया है ये। ठीक है, एनिमल्स के केस में हम हनी बी के केस में देख सकते हैं ये। ठीक है, किन सिलेक्शन। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। और इसका आंसर जो हो जाएगा, आंसर हो जाएगा पी का। हमारा हायरार्की का हमारा क्या था? फोर्थ था, तो पी का फोर्थ हमारा सिर्फ बी ऑप्शन में है, तो पहले ही ऑप्शन से हमारा आंसर आ गया था, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है मैच द हार्मोन्स लिस्टेड इन कॉलम 1 विद देयर प्राइमरी सोर्स टिश्यूज इन कॉलम 2 एंड द प्राइमरी टारगेट टिश्यूज लिस्टेड इन कॉलम 3। ठीक है, तो हमें सबसे कॉलम फर्स्ट में हमें हार्मोन्स दिए हैं, कॉलम सेकंड में कहाँ से ये निकलते हैं, और थर्ड में हमें दे रखा है कि टारगेट इनका कौन कौन से टिश्यू इनके टारगेट होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला है इपिनेफ्रिन। इपिनेफ्रिन हमें कहाँ से मिलता है? तो इपिनेफ्रिन आपको पता होगा कि इपिनेफ्रिन हमें क्रोमेफिन टिश्यू,
यानी एड्रेनल ग्लैंड से हमें मालूम है इपिनेफ्रिन मिलता है, ठीक है, ये तो सारे बच्चों को पता होगा। लेकिन एड्रेनल ग्लैंड के कौन से टिश्यू से मिलता है, तो क्रोमैफिन टिश्यू से मिलता है, ठीक है। और ये कहाँ एक्ट करता है, ये हमारे हार्ट पे वर्क करता है, ठीक है। तो आई थिंक हम अगर पहला ही ऑप्शन देखें तो हम पहले ऑप्शन से आंसर तक पहुँच सकते हैं। पी का हमारा क्या है, 4th है, एंड आंसर हमारा बी है। तो ये सी ऑप्शन के अलावा और किसी में ये मैच नहीं कर रहा है, तो इसलिए बोली थी जूलॉजी बहुत ही ईजी आर की थी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन हमारा कहाँ से कौन देता है प्रोलैक्टिन, तो हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो प्रोलैक्टिन हार्मोन रिलीज करती है, ठीक है। और ये कहाँ टारगेट ऑर्गन इसका क्या होगा, तो पिट्यूटरी तो होगा नहीं, पिट्यूटरी से निकल रही है, हार्ट भी नहीं होगा, बोन्स भी नहीं होता है प्रोलैक्टिन का। पिजन क्रॉप्स, ठीक है, पिजन क्रॉप्स में जो पिजन होती है, ठीक है, उनकी क्रॉप्स में ये वहाँ पे मिल्क प्रोडक्शन करती है, ठीक है। तो इसका आंसर जो होगा वो क्या होगा, डी होगा, ठीक है। तो हमारा प्रोलैक्टिन और क्यू का हमारा 3rd हो गया एंड डी हो गया, ठीक है। ये हमारा ऑप्शन मैच कर रहा है, हमारा सी आंसर करेक्ट होगा। कैल्सिटोनिन है नेक्स्ट। कैल्सिटोनिन हमें कहाँ से मिलता है, तो कैल्सिटोनिन हमें थायराइड से मिलता है, थायराइड प्रोड्यूस करता है कैल्सिटोनिन, ठीक है। तो कैल्सिटोनिन का क्या हो गया, थायराइड। और कैल्सिटोनिन कहाँ वर्क करता है, तो ये तो बहुत ही ईजी है, बोन्स पे वर्क करता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। अब जितने भी रिलीजिंग हार्मोन्स होते हैं ना, जब भी रिलीजिंग वर्ड लिखा होगा हार्मोन्स के बाद, तो वो समझ लेना कि वो क्या होंगे, कहाँ से निकले होंगे, हाइपोथैलेमस से निकले होंगे, ठीक है। आंख बूंद करके हाइपोथैलेमस कर देना जिस भी हार्मोन के लास्ट में रिलीजिंग हार्मोन लिखा होगा, थायरोटॉपिन रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है। और भी डिफरेंट हार्मोन्स होते हैं, ठीक है। तो ये कहाँ से निकलता है, रिलीजिंग हार्मोन हाइपोथैलेमस से। और इसका वर्क टारगेट ऑर्गन क्या होता है, पिट्यूटरी। पिट्यूटरी में टारगेट करेगा तब ये क्या होगा, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज करेगा, ठीक है। यहाँ पे पिट्यूटरी के हार्मोन्स को क्या बोलते हैं लास्ट में, स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, ठीक है। सो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, काफ़ी इजी क्वेश्चन था, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया आंसर सी, ठीक है, सी हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब गेट में एक और टाइप के क्वेश्चन आता है, न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पे आपको न्यूमेरिकल दिया होगा और आपको क्या करना होगा, सॉल्यूशन करके सिर्फ यहाँ पे आंसर लिखना होता है हमें, ठीक है। यहाँ पे इस पे भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, आप चाहे तो आंसर लिख सकते हो, ट्राई कर सकते हो क्वेश्चन का, क्योंकि यहाँ पे कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। और राइट आंसर हो जाएगा तो फिर और भी अच्छा हो जाएगा, आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। सो हमारा क्वेश्चन क्या है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन आया था जूलॉजी से। इसमें इफ़ द वाइटल कैपेसिटी ऑफ एन इंडिविजुअल इज़ 4900 ml, ठीक है, 4900 ml है। टाइडल वॉल्यूम जो है वो 500 ml है। इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है 3300 ml। तो हमें क्या निकालना है, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम ऑफ एन इंडिविजुअल। हमें क्या निकालना है, ERV कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो वाइटल कैपेसिटी होती क्या है, वाइटल कैपेसिटी हमारी टोटल लंग की कैपेसिटी होती है, जितना लंग की कैपेसिटी है, ठीक है। तो वो दे रखा है हमें, वाइटल कैपेसिटी हम पहले लिख देते हैं। वाइटल कैपेसिटी हमें दे रखी है 4900 ml, ठीक है, सब ml में है। नेक्स्ट है हमारा टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम होता है नॉर्मल इंस्पिरेटरी एक्सपिरेटरी वॉल्यूम, वो हमें दे रखा है 500, ठीक है, वो हमें 500 दे रखा है। और इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम IRV हमें कितना दे रखा है, 3300 ml, ठीक है, वो हमारा इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम हो गया, ठीक है, जो कि हम इंस्पायर करते हैं। जब हम फोर्सफुली कोई इंस्पायर करते हैं ना, तो उस टाइम पे हम जितना ml एयर लेते हैं अपने अंदर, वो कितना है 3300 ml। तो हमें एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम बताना है, ठीक है। एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो जिनको फार्मूला नहीं पता उनके लिए तो बहुत टफ हो जाएगा क्वेश्चन, लेकिन जिनको फार्मूला पता है उनके लिए बहुत ईजी क्वेश्चन है। तो हमारा जो वाइटल कैपेसिटी होता है, फॉर्मूला है वाइटल कैपेसिटी इक्वल्स टू टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इतना फॉर्मूला किसी को पता है तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, आराम से आप 2 नंबर ले सकते हो, ठीक है। ये 1 मिनट 30 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। सो ये हमारा फॉर्मूला होता है, जिसमें से हमें VC वाइटल कैपेसिटी पता है, TV भी पता है, IRV भी पता है। हमें क्या निकालना है, ERV निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ERV इक्वल्स टू, इसको अकेला कर देंगे और टाइडल वॉल्यूम प्लस IRV, ठीक है, इन दोनों को माइनस कर देंगे हम वाइटल कैपेसिटी से। तो वाइटल कैपेसिटी हमारा कितना है, 4900 है, ठीक है। और टाइडल वॉल्यूम और इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 3800, ठीक है। तो इसको इसमें से क्या कर देंगे हम, माइनस कर देंगे। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 009 में से 8 गया 1
और 4 में से 3 गया 1, तो हमारा आंसर क्या होगा 1100 ml। ठीक है, सो बहुत ही ईजी क्वेश्चन था और इसका आंसर हमारा क्या आ जाएगा 1100 ml। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट, अ टिपिकल फूड चेन इन्वॉल्व प्रोड्यूसर। ठीक है, एक टिपिकल फूड चेन, यहाँ पे फूड चेन से क्वेश्चन पूछा गया, इकोलॉजी से पूछा गया। ये भी बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इजी, ये तो हम बचपन से करते आए हैं। हर्बीवोर्स, प्राइमरी कार्निवोर्स, सेकेंडरी कार्निवोर्स, बेस्ड ऑन द लिंडमैन लॉ ऑफ ट्रॉपिक एफिशिएंसी, इफ प्रोड्यूसर हैव 40 किलो जूल ऑफ एनर्जी, द एनर्जी दैट विल बी रीस्टोर्ड इन सेकेंडरी कार्निवोर्स इज। तो हमें सेकेंडरी कार्निवोर्स में बताना है कि कितनी एनर्जी रिस्टोर होगी। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारा लिंडमैन का प्रिंसिपल है, ठीक है, सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि इन्होंने हमें कैसी फूड चेन दी है। ठीक है, इन्होंने हमें दिया है प्रोड्यूसर, दिया है प्रोड्यूसर के बाद इन्होंने हमें दिया है हर्बीवोर्स, हर्बीवोर्स के बाद इन्होंने हमें दिया है प्राइमरी कार्निवोर्स, प्राइमरी कार्निवोर्स के बाद दिया है सेकेंडरी कार्निवोर्स। ठीक है, और हमें बोला गया है कि प्रोड्यूसर जो एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है वो 40 किलो जूल प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, 40 किलो जूल प्रोड्यूस कर रहा है, हमें यहाँ पे आंसर भी किलो जूल में देना है। ठीक है, और हर्बीवोर्स में लिंडमैन ने क्या बोला था, लिंडमैन ने बताया था कि सिर्फ 10% एनर्जी ट्रांसफ़र होती है। ठीक है, तो 40 किलो जूल यानी 40 का 10% कितना हो जाएगा 4 किलो जूल, तो यहाँ पे सिर्फ 4 किलो जूल ही ट्रांसफ़र होगी हर्बीवोर्स में। ठीक है, फिर 4 किलो जूल का 10% कितना हो जाएगा, अगर हम 4 का 10% निकालेंगे तो 0.4 होगा। ठीक है, तो यानी हर्बीवोर्स से प्राइमरी कार्निवोर्स पे जाएगा तो कितना एनर्जी ट्रांसफ़र होगा 0.4 एनर्जी ट्रांसफ़र होगा। ठीक है, नेक्स्ट फिर हमें सेकेंडरी कार्निवोर, हमें निकालना किसका है, हमें सेकेंडरी कार्निवोर्स का निकालना है, तो हमें सेकेंडरी कार्निवोर्स पे जाना पड़ेगा। फिर 0.4% का अगर हम 10% निकालेंगे तो कितना होगा 0.04। ठीक है, तो इतनी एनर्जी जो है हमारी सेकेंडरी कार्निवोर्स के जाएगी। ठीक है, तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा 0.04। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, हमें बस लिंडमैन का लॉ जो एक कॉन्सेप्ट है वो लगाना था। सिर्फ 10% हमारी जो है वो एनर्जी जो है वो ट्रांसफ़र होती है। ठीक है, जितनी भी एनर्जी हो उसका सिर्फ 10%। ठीक है, तो हमारा जो आंसर आएगा वो आंसर क्या होगा 0.04। ठीक है, सो आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक ज़रूर करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द देवराड़ी पाठशाला।